सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि सर मुझे जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है वो मेरे को बता दीजिए। तो दोस्तों, यहां पर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे, यानी वन लाइनर जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं, अगर वो आप लोग देख लेंगे तो मतलब आपके जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब वन लाइनर क्वेश्चन में कभी कभी जो हमारे अतलगोत्री क्वेश्चन दोस्तों वो वन लाइनर क्वेश्चन ही होते हैं। बस वहाँ पर ऑप्शन हमको भ्रमित करने के लिए 4 ऑप्शन रख देते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चनों को देख लेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुविकल्पी के बनते हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने सामाजिक विज्ञान का मॉक टेस्ट करवाया था उसमें से यहाँ पर जो बनते हुए क्वेश्चन है बहुत सारे हैं क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं अपने भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना मौर्य काल, यानी मौर्य काल से देखेंगे। उसके बाद हम लोग उससे संबंधित और भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौर्य काल। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना किस सन में की थी। तो किस सन में की थी साथियों? 322 ईसा पूर्व में की थी। किस सन में? मैंने आपको बताया भी था 322 ईसा पूर्व में की थी। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न बनता है वो बनता है कि अशोक ने कलिंग विजय कब की थी। अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 261 ईसा पूर्व में प्राप्त की थी। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न बनता है कि अशोक ने किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया था। किस धर्म को राज्याश्रय प्रदान किया था? तो जैसा कि आपको पता है कि अशोक किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और बौद्ध धर्म को ही राज्याश्रय दिया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि कौटिल्य कौन था। तो कौटिल्य जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। ये मैं क्वेश्चन छांट के आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ और टाइप करके लाया हूँ। ठीक है दोस्तों, ये टाइप करके पीडीएफ में आप सभी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे इस पीडीएफ में इंक्लूड हैं, इस वीडियो में इंक्लूड हैं। तो दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग। अगला दिया गया है यहाँ पर कि प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था। मौर्य काल में मनोरंजन का प्रमुख साधन जो था वो शिकार करना था। अगला जो हमारा प्रश्न बनता है साथियों, जो अगला हमारा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। जो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी वो किस स्थान पर हुई थी? श्रवणबेल गोला नामक गोला जो कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा कि अशोक ने, अब यहाँ पर जब बात आती है दोस्तों कि श्रवणबेल गोला नामक स्थान पर हुआ था, लेकिन किस कारण हुआ था? ये अगर आपको कारण पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा किस वजह से इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न बनता है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस लिपि हैं? ब्राह्मी लिपि में हैं। जी हाँ दोस्तों, किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न बनता है कि मौर्य काल के प्रशंसकों को क्या कहा जाता था। तो मौर्य काल के प्रशंसक जो होते थे उन्हें पण कहा जाता था। क्या कहा जाता है? पण कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा साथियों बनता है कि मौर्य का पतन किस वर्ष में हुआ था। तो मौर्य का जो पतन हुआ था वो दोस्तों हुआ था 1884 ईसा पूर्व में इसका पतन हो गया था। ठीक है दोस्तों, इसका पतन हो गया था। दोस्तों ये जो आपके क्वेश्चंस इस टाइम चल रहे हैं वो आपके मौर्य साम्राज्य से रिलेट करते हुए क्वेश्चन चल रहे हैं, मौर्य साम्राज्य से रिलेट। उसके बाद मैं आपको अगला बताऊंगा, फिर इसमें 2-3 टाइप के बताऊंगा। ठीक है, 2-3 टाइप के बताऊंगा और लास्ट में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी बताऊंगा। वन लाइनर क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आप सभी के लिए मॉक टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ में बहुविकल्पी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश की स्थापना की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना की थी। महापद्मनंद कौन था? एक क्वेश्चन यहाँ से अगर बहुविकल्प में रख देता है कि महापद्मनंद कौन था, उसमें से 4 ऑप्शन दे दी जाते हैं। अगर उसमें से ऑप्शन आपको सही लगता है कि नंद वंश का अंतिम सम्राट था तो मतलब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, यही हमारा राइट आंसर हो भी जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य युद्ध कब हुआ था। तो 305 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 305 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री या महामात्य का नाम क्या था। महामात्य का नाम क्या था? तो क्या नाम था? चाणक्य नाम था। जी हाँ दोस्तों, क्या नाम था? चाणक्य नाम था। अगला दोस्तों बनता है यहाँ पर क्वेश्चन कि अंतिम और सम्राट के नाम बताइए। अंतिम और सम्राट कौन था
मौर्य वंश का? तो बृहद्रथ था। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि अशोक का राज्याभिषेक से किस वर्ष में हुआ था? अशोक का राज्याभिषेक जो हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था? तो 322 ईसा पूर्व में हुआ था। 322 ईसा पूर्व में हुआ था राज्याभिषेक। अगला प्रश्न बनता है साथियों कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौटिल्य चाणक्य थे। कौटिल्य चाणक्य थे। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जैसा कि पता है आपको, मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न, अब दोस्तों यहाँ से जो हमारा क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं दोस्तों सेकंड नंबर गुप्त काल से, यानी गुप्त काल से रिलेट करते हुए आपके जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है। उसके बाद अगला काल बताएंगे, फिर अगला जो भी आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड हो जाएगा हमारा गुप्त काल। तो गुप्त काल में से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है गुप्त काल में से वो बनता है कि गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया? गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में किया था गुप्त संवत का प्रारंभ। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि कालिदास किसके समकालीन थे? तो कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि कालिदास के 2 ग्रंथों का नाम लिखे, तो अभिज्ञान हो जाएगा कालिदास के 2 ग्रंथों का नाम। उसके बाद 2 ग्रंथों का नाम अभिज्ञान हो जाएगा, और दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश महाकाव्य हो जाएगा। ये हो जाएंगे इसके 2 ग्रंथों के नाम। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों बनता है हमारा कि स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनर्निर्माण कराया था? तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अगर आपने इससे पहले थ्योरिकल वाली वीडियो देखी है सेकंड सेमेस्टर की सामाजिक विज्ञान वाली प्लेलिस्ट में जा करके, तो आप वहां पर देखेंगे कि मैंने सुदर्शन झील को भी दिखाया है फोटो के माध्यम से कि कौन सी सुदर्शन झील है। ठीक है। सुदर्शन झील मतलब सुदर्शन झील एक ऐसी झील है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और बहुत मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई पार्क टाइप में है, बहुत सुंदर है और ज़्यादातर वहाँ पर पेड़ पौधे हैं। ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि हूणों का आक्रमण किस गुप्त सम्राट के समय में हुआ था? तो हूणों का आक्रमण जो हुआ था वो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुआ था। कुमारगुप्त के सम्राट जब थे कुमारगुप्त तब हुआ था ये। तो ये क्वेश्चन जो आपका था ये उसमें भी मॉक टेस्ट में भी पूछा गया था एक बार। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस से है? तो गुप्त शासक से है इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध। अगला प्रश्न बनता है कि समुद्रगुप्त से वराहमिहिर कौन था? समुद्रगुप्त से वराहमिहिर कौन था? तो गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य ये था। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो गुप्त साम्राज्य का प्रथम शासक जो था वो चंद्रगुप्त प्रथम था। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो हिंदे यूनान यानी इंडो यूनानी ने जारी किए थे भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पर बनता है कि गुप्त काल में मुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो मुक्ति के सर्वोच्च अधिकारी को राज्यपाल कहा जाता था। जी हाँ दोस्तों, राज्यपाल कहा जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि गुप्त काल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो कौन सा चीनी यात्री था? फाहियान जो था वो चीनी यात्री था, यही आया था भारत में। ठीक है, गुप्त काल में। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और दोस्तों इस पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद आप टेलीग्राम पे जाके और इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि सभी साथियों को, लगभग जितने भी साथी उसमें ऐड हैं सभी को पीडीएफ मिल रही हैं। ठीक है, तो अगर आप भी पीडीएफ लेना चाहते हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हाईफाई स्टडी 94 को सर्च करिए टेलीग्राम ऐप पे, वहां पर ज्वाइन होइए और पीडीएफ फटाफट से डाउनलोड करते रहिए, क्योंकि ये जो दोस्तों पीडीएफ है ये आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि छांटे हुए क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि गुप्त वंश के शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 319 ईस्वी में हुई थी गुप्त वंश के शासन की स्थापना। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि गुप्त काल के दो महान सम्राटों के नाम लिखिए। तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ये हैं गुप्त काल के सम्राट दोस्तों, ये हैं गुप्त काल के सम्राट। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों बनता है, यहाँ पर
कि भारत का नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस सम्राट को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं इनको। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि गुप्त काल के 2 साहित्यकारों के नाम लिखें। गुप्त काल के 2 साहित्यकारों के नाम लिखें। तो कालिदास और हरिडेस, कालिदास और हरिडेस जो हैं ये गुप्त काल के 2 साहित्यकार हैं। अगला प्रश्न बनता है समुद्रगुप्त द्वारा विजित आर्यव्रत के राजाओं में से किन्हीं 2 राजाओं के नाम लिखिए। तो रुद्रदेव और मातिल, रुद्रदेव और मातिल ये 2 थे राजाओं के नाम। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन चित्रकला के 3 केंद्रों के नाम लिखिए। तो गुप्तकालीन को जो चित्रकलाएं थी उनके 3 केंद्र कहाँ कहाँ थे? तो पहला था मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र। अभी भी मथुरा में केंद्र है चित्रकला का, गुप्तकालीन चित्रकला का केंद्र अभी भी वहाँ पर है। और अगला प्रश्न बनता है कि विक्रमादित्य उपाधि से जाना जाता था। विक्रमादित्य को किस उपाधि से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। विक्रमादित्य उपाधि जो थी वो किसको जाना जाता था? इस नाम से किसको जाना जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि से जाना जाता था। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहते थे? तो गुप्त काल में भूमि कर को भाग कहते थे। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो हरिडेस जो थे, जैसा कि आपको पता है कालिदास और हरिडेस 2 थे इसके रचयिता, रचनाकार रचयिता थे। और उन्हीं में से एक ने लिखा था, यानी हरिडेस ने लिखा था। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? हरिडेस थे। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे आपने वर्धन वंश के। वर्धन वंश के यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आ रही है, इंपॉर्टेंट लग रही है, तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। वीडियो को लाइक जरूर जरूर कर दीजिएगा। और जो साथी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे वो लास्ट में लाइक करके जरूर से जरूर जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो 590 ईस्वी में हुआ था। 590 ईस्वी में हुआ था। इन्हीं के नाम पर बना था वर्धन वंश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आता है कि हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 606 ईस्वी में हुआ था। 606 ईस्वी में हुआ था इनका राज्याभिषेक। अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि ह्वेंक्सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया था। अगला प्रश्न बनता है कि ह्वेंक्सांग ने भारत संबंधी यात्रा वृतांत किस पुस्तक में लिपिबद्ध किया है? ह्वेंक्सांग ने भारत संबंधी यात्रा वृतांत किस पुस्तक में लिपिबद्ध किया है? तो सीयूकी जो पुस्तक थी इसमें उन्होंने लिपिबद्ध किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि हर्षवर्धन के पिता का नाम था। हर्षवर्धन के पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन था। जी हाँ दोस्तों, प्रभाकर वर्धन था। कभी कभी ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में रख भी दिया जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? तो हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी 647 ईस्वी में। अब यहीं पर 639 कर देंगे, 647 कर देंगे, 629 कर देंगे, 640 कर देंगे, तो इस तरह में कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आपने वन लाइनर इसको इस पीडीएफ से अगर पढ़ा है तो निश्चित रूप से आपको याद होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न बनता है कि चीनी यात्री ह्वेंक्सांग भारत कब आया था? कब आया था भारत? कब भारत आया था? तो 629 ईस्वी में ये भारत आया था। अगला प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ पर कि चीनी यात्री ह्वेंक्सांग की मृत्यु कब हुई थी? तो 664 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक दिन और अच्छे से क्लास जब दी थी सामाजिक विज्ञान की, उसमें से एक बहुविकल्पी क्वेश्चन भी आया था। और जब मैंने थ्योरी पढ़ाई थी उसमें भी आया था कि राजश्री कौन थी? तो राजश्री जो थी हर्षवर्धन की बहन थी। अब यहाँ पर राजश्री जो थी इनके पति का नाम क्या था? आपको अगर पता है, अगर आपने पढ़ा है तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइएगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यानी हर्षवर्धन द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम लिखिए। तो नागानंद और प्रियदर्शिका ये हो जाएंगे इनके 2 नाटक। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बाण भट्ट द्वारा लिखित 2 घंटों के नाम लिखिए। ठीक है, 2 घंटों के नाम लिखिए। तो हर्षचरित एवं कादंबरी, ठीक है, हर्षचरित और कादंबरी, ये आप चाहे इनको घटनाएं कह लीजिए, ठीक है, तो भी यही हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हर्षवर्धन कालीन 2 शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो नालंदा और तक्षशिला। हर्षवर्धन कालीन 2 शिक्षा केंद्र कौन कौन से? नालंदा थे और तक्षशिला थी। अब यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट हमारा बात आता है कि हर्षवर्धन कालीन 2 विद्वानों के नाम लिखिए। तो बाण भट्ट और मातंग थे, बाण भट्ट थे और मातंग थे, ठीक है, 2 इनके विद्वान थे। अब दोस्तों यहाँ से हमारे जो स्टार्ट होते हैं वो सामंतकालीन भारत के स्टार्ट होते हैं। सामंतकालीन भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे।
तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन सामंत काल का, यानी भोज किस वंश का राजा था तथा उसकी राजधानी क्या थी? तो परमार वंश तथा राजधानी जो थी वो धारा नगरी थी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है कि खजुराहो क्यों प्रसिद्ध था? खजुराहो जो था वो क्यों प्रसिद्ध था? तो खजुराहो जो था वो स्थापत्य कला एवं मूर्ति कला हेतु प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न बनता है कि भोज किसकी रचना है? भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो बल्लाल की है। बल्लाल की है भोज प्रबंध रचना। अगला प्रश्न यहाँ पर साथियों बनता है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है तथा इसका निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाया था गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, जो कि स्थित है इस टाइम उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि गीत गोविंद की रचना किसकी है? तो गीत गोविंद की जो रचना है वो जयदेव की है। जी हाँ दोस्तों, किसकी है? जयदेव की है। अगला प्रश्न बनता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो 1192 में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर साथियों कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने कराया था? चंदेल राजाओं ने कराया था। जी हाँ दोस्तों, किस राजाओं ने कराया था? चंदेल राजाओं ने कराया था। अगला प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज चौहान कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि शांकभरी के चौहान वंश के प्रतापी राजा थे पृथ्वीराज चौहान थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान थे। अब यहीं से आपका ये भी क्वेश्चन जो है ये भी बन जाता है दोस्तों, यहाँ से ये भी कौन था? तो शंकभरी चौहान वंश के प्रतापी राजा थे पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि मिहिर भोज कौन था? मिहिर भोज कौन था? यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक पराक्रमी तथा शक्तिशाली शासक था। अगला प्रश्न बनता है कि चंद्रवरदाई आप लोगों ने नाम सुना भी होगा। चंद्रवरदाई ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। अगला प्रश्न बनता है कि परमार वंश का सबसे पराक्रमी राजा कौन था? तो परमार वंश का सबसे पराक्रमी राजा था राजा भोज था। जी हाँ, कौन था? राजा भोज था। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को फटाक से सभी साथी लाइक कर देंगे। सभी साथी वीडियो को लाइक तो कर ही दें। सभी साथी जल्दी से जाएं, पीछे कमेंट बॉक्स के पीछे जाएं सभी साथी, और जल्दी से वीडियो को सभी साथी लाइक कर देंगे। बहुत बढ़िया, सभी साथी जल्दी से लाइक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि शांकभरी वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान था। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा बनता है कि विक्रमांक देवचरित्र किसकी रचना थी? तो कल्हड़ की रचना थी। जी हाँ दोस्तों, कल्हड़ की रचना थी। अब उसके बाद बात आती है कि राजतरंगड़ी भी इन्हीं की रचना थी, यानी राजतरंगी किसकी रचना थी? तो कल्हड़ की ये भी रचना थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है कि मुक्त किसे कहते हैं? तो मुक्त किसे कहते हैं? वो प्रांत को कहते थे। उसके बाद अगला प्रश्न बनता है यहाँ पर कि पंचकुल क्या था? पंचकुल जो था पंचकोल नगरी शासन की एक समिति होती थी पंचकुल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न बनता है साथियों कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो राजपूत काल में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, किस काल में हुआ था? राजपूत काल में हुआ था। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न बनता है कि चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो खजुराहो और महोबा। अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो हलायुत, पद्मगुप्त, नयचंद सूरी, चंद्रवरदाई, ये थे इनके 4 कवि। अब यहाँ से दोस्तों आपके स्टार्ट होते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके मॉक टेस्ट के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं, साथ में आपके लिए बहुविकल्पी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता सबसे ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं आपके बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन, यानी वन लाइनर वाले या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं साथियों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब वन लाइनर का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यानी विश्व के सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है साथियों। ठीक है, कौन सी है? नील नदी है। अगला प्रश्न सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न सेकंड नंबर देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर कितने भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो 2/3 भाग पर जलमंडल का विस्तार है। थर्ड नंबर बनता है कि किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो अफ्रीका से।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अफ्रीका से। वहाँ पर आपको 4-5 ऑप्शन दे दीजिएगा, अफ्रीका, एशिया, ये वो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उसमें से अगर आपने पढ़ा है तो अफ्रीका आप लगा सकते हैं अच्छे से। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितने मुख्य भाग हैं? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मुख्य 3 भाग हैं। अगला 5 नंबर बनता है कि पृथ्वी के चुंबकत्व का गुण किसके कारण पाया जाता है? तो लौह तत्व के कारण पाया जाता है। चुंबकत्व का जो तत्व है वो लौह का तत्व के कारण पाया जाता है। अगला प्रश्न जो बनता है कि चट्टानें कितने प्रकार की होती है? तो चट्टानें होती 3 प्रकार की। अगर आपको नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से सभी साथी बता देंगे, फटाफट से सभी साथी बता देंगे। अगला बनता है कि रूपांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान जो है वो संगमरमर है। किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है? तो अवसादी जो शैलें होती हैं, अवसादी जो चट्टान होती हैं, उनमें जीवाश्म पाया जाता है। अगला और 9 नंबर क्वेश्चन बनता है कि महाद्वीप के निर्माण में संलग्न बल है पटल विरूपणी जो है वो संलग्न बल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था 12वीं शताब्दी में किया था। जी हाँ दोस्तों, किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में किया था। 2.5 दिन का झोपड़ा निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। जी हाँ दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अगला प्रश्न 12 नंबर बनता है कि दास वंश कहा जाता है गुलाम वंश को कहा जाता है। अगला जो हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके मॉक टेस्ट में था, आया भी था, बहुत से साथियों ने इसका बिल्कुल राइट आंसर बताया था। गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो कैकुवाद था। याद आ गया ना आप सभी को? ये पूछा गया था क्वेश्चन मॉक टेस्ट में। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट का गलत था। अगर ये पीडीएफ आप लोग पहले दिए होते हैं तो शायद आपको पता होता कि हाँ गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। इसी वजह से मैं आपसे वही से बोलता हूँ कि इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न बनता है 14 नंबर के गुरमुखी उपन्यास से कविताएं कौन सा शासक करता था? सिकंदर लोदी करता था। जी हाँ दोस्तों, सिकंदर लोदी। 15 नंबर क्वेश्चन बनता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर ने। और बुक्का, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी। किस संस्कृत के विद्वान की सहायता ली थी? माधव विद्यारण्य की सहायता ली थी। अगला प्रश्न बनता है कि चंद्रमा का परिक्रमण पथ है दीर्घवृत्ताकार है। परिक्रमण पथ जो है वो दीर्घवृत्ताकार है और चंद्रमा की पृथ्वी से निकटतम स्थिति कहलाती है एपोजी कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, इसको तो आप लोग याद ही रखिएगा। निकटतम जो स्थिति होती है वो एपोजी कहलाती है। मतलब जो चंद्रमा पृथ्वी के निकट आ जाता है तब वो स्थिति जो कहलाती है वो एपोजी कहलाती है। अगला प्रश्न बनता है कि चंद्र ग्रहण की परिघटना होती है पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण की जो परिक्रमा होती है, परिघटना होती है, वो पूर्णिमा को होती है। अगला प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का सबसे निकटतम उपग्रह कौन सा है? तो एक ही उपग्रह है, वो है चंद्रमा साथियों। अगला हो जाएगा भ्रंशोत्थ पर्वत का निर्माण होता है तनाव बल। किसके कारण होता है? तनाव बल के कारण होता है। अगला होता है कि वलय के किस प्रकार में चट्टानों का क्रम ही उलट जाता है? तो अधिक्षिप्तलन के कारण उलट जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन बनता है कि सूत कातना उद्योग है कुटीर उद्योग है। 23 नंबर हो जाएगा चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है किसकी है? नटराज की है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था मॉक टेस्ट में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वह सुल्तान जिसने कारखानों को इक्ता नाम दिया है? इल्तुतमिश हो जाएगा हमारा इसमें आंसर। अगर ये पूछ लेता बहुविकल्पी में तो आप अच्छे से कर लेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, ये भी क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट में पूछा गया था। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, अजमेर में, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे तो अजमेर राइट आंसर था दोस्तों। तो अजमेर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। हिजरी समूह चलाया गया था, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था मॉक टेस्ट में, अकबर द्वारा चलाया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन यानी खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है फतेहपुर सीकरी में। कौन सा है? फतेहपुर सीकरी में है प्रसिद्ध क्षेत्र। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बनता है, अगला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किया ताराबाई ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है। तो मनोनीत करने की संख्या कितनी है? 2 है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। काफ़ी सारे बच्चों ने 9 आंसर दिया था, 2 आंसर दिया था। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। सभी साथी ध्यान देंगे भैया, PDF जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। सभी साथी जाके टेलीग्राम से PDF को डाउनलोड कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट PDF है जस्ट, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।